एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17। शो डेट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, आई माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये तीन वर्टिसेस दे रखे हैं 2i माइनस जे प्लस 3k। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसने कहा कि तीन पॉइंट जो हैं शो डेट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, आई माइनस 3j माइनस 5k, आई माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k शो करना है कि ये तीन वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो कैसे हम शो कर सकते हैं? इनके नाम लिख लो, ए, बी और सी। आप पहले निकालो वेक्टर ए बी। कैसे निकालोगे वेक्टर ए बी? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? आई माइनस 2i। सीधा सीधा लिख दूं ना, आई माइनस 2i तो जाएगा माइनस का आई, माइनस का 3j माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2j, माइनस का 5 माइनस का k माइनस का 6k। ठीक है। वेक्टर बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? सी माइनस बी, 3i माइनस आई क्या आएगा? 2i माइनस 4j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का j रह जाएगा, माइनस 4k प्लस का k रह जाएगा। फिर इसके बाद वेक्टर ए सी, सी माइनस ए, 3 माइनस 2i हो जाएगा, माइनस 4j माइनस माइनस प्लस माइनस का 3j हो जाएगा, माइनस 4k माइनस का 5k हो जाएगा। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि वेक्टर ए बी है, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी। मैं चाहूं तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लूं और मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है, तीनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लूं और देख लूं पाइथागोरस थ्योरम कहाँ सेटिस्फाई हो रही है। जहां पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही होगी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगा। यही कहानी थी ना। लेकिन अब हमने उसका यूज नहीं करना, वो तो पिछली एक्सरसाइज की कहानी थी। हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो हम एक काम करके देखेंगे, हम ए बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो 0 आ गया तो हम कह देंगे इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है ना। और अगर इनके बीच नहीं आया तो बी सी और सी ए के बीच निकाल लेंगे, बी सी और ए सी के बीच। तो देखो माइनस आई माइनस 2j और माइनस 6k डॉट 2i माइनस j प्लस k। तो माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 6, तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अब आप निकालो बी सी डॉट ए सी। बी सी कितना है? 2i माइनस j प्लस k और ए सी कितना है? i माइनस 3j माइनस 5k। 2 प्लस 3 माइनस 5, हाँ भाई यहाँ 0 है। तो इसका मतलब बी सी और ए सी के बीच जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड। हालांकि अगर ये चीज़ आपके पास पेपर में आ जाए तो पेपर में आपकी मर्जी है, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड से कर दो,
चाहो तो डॉट प्रोडक्ट से कर दो, किसी से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18वां सवाल क्या कहता है। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए और लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर। ए जो है नॉन जीरो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ए है, लैम्डा कोई नॉन स्केलर वैल्यू है, नॉन जीरो स्केलर वैल्यू है, तो लैम्डा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर कब होगा? लैम्डा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना है। अलग अलग कर दो ऐसे, तो ये तो यही रहेगा। इसकी वैल्यू ए दे रखी है, क्या दे रखी है? ए, देखो ये दे रखा है वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल ए। तो यहां से अगर ए की वैल्यू निकालूंगा तो 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा, 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा। ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। रिजल्ट कौन सी फॉर्म में आएगा? और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहां तक की बात भी। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। समझ आई बात? आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है और के क्रॉस के 0 होता है। ये बात याद रखनी है। फिर इसके बाद इस सर्कल के हिसाब से चलेंगे। ये आई है, ये जे है, ये के है। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा? के आएगा। आप आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। हालांकि मैं एक बात जानता हूं, आप भी जानते हो, आई जे के ऐसे 3 वेक्टर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यूनिट वेक्टर हैं। आई एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे वाई एक्सिस को, और के, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये अगर ये आई है, ये जे है, तो ये वाला के है। अब मैं आई और जे का क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे के मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो तीसरा आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो तीसरा आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आई क्रॉस जे बराबर के, और इसी सीक्वेंस में चलना है। जे क्रॉस के बराबर आई और के क्रॉस आई बराबर जे। अब अगर मैं इसको पलट के लिखूं जे आई, तो ये माइनस का निशान आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? माइनस का। इसे पलट के लिखूं के जे, तो ये माइनस का आई आ जाएगा। और इसे लिखूं आई के, तो ये माइनस का जे आ जाएगा। आइए बात समझ में।
अब यहाँ से कौन कौन सी बात हमें जाननी है। सबसे पहली बात तो, अगर हम एक जैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आता है, एक जैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी बात, अगर आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना चाहोगे तो यहां माइनस का निशान आ जाएगा। कौन सा निशान आ जाएगा? माइनस का। ठीक है। फिर इसके बाद ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमें ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए तो हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। जैसे मान लो मैंने कहा फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। दोनों के एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो मैं कहूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस कर दो। ये जो वेक्टर बन के आएगा यहां से जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर ही आएगा। दोनों के, कहानी पकड़ में आ रही है ना कुछ? अगर मुझे किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर चाहिए तो मुझे उन दोनों वेक्टर का क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं? देखो, वेक्टर ए बराबर a1i b1j c1k, वेक्टर बी बराबर a2i b2j c2k। आपको चाहिए ए क्रॉस बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऐसे निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट निकालना आता है या नहीं? एग्जाम्पल देखते हैं। वेक्टर ए बराबर i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, तो i j k 1 माइनस 2 और 3, 2 3 और 4, तो जाएगा i, ये रो ये कॉलम ढक देंगे, 4 दूनी 8, माइनस का 8, माइनस का 3 तिया 9, फिर माइनस j, ये रो ये कॉलम ढक देंगे, 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6, 4 माइनस 6, ये रो ये कॉलम ढक दो, 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये बन जाएगा माइनस का 17i प्लस का 2j और प्लस का 7k। आई इतनी बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? फिर इसके बाद
ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड, एक स्केलर वैल्यू है, बी का मैग्नीट्यूड ये भी एक स्केलर वैल्यू है, साइन थीटा ये भी एक स्केलर आंसर है। लेकिन ए क्रॉस बी का रिजल्ट तो वेक्टर होता है ना। अब ये तो वेक्टर फॉर्म उधर खत्म हो गई, तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म को बनाए रखने के लिए इसकी एन कैप से मल्टीप्लाई कर दी। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, एन कैप मतलब मैग्नीट्यूड तो यहां से मिल जाएगा उसको, यूनिट वेक्टर वो है ही, तो वेक्टर फॉर्म बन गई। तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर ये दोनों वेक्टर ए और बी पैरेलल हो जाएं या कॉलिनियर हो जाएं तो इनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो। और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो सारी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। तो यहां लिखेंगे इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल या कॉलिनियर देन ए क्रॉस बी बराबर जीरो, ए क्रॉस बी बराबर जीरो। आ रही है बात समझ में इतनी? भाई जब कॉलिनियर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। और थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ए क्रॉस बी बराबर जीरो कहो, या याद करो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। जब दो लाइन पैरेलल या कॉलिनियर होती हैं तो उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब दो वेक्टर पैरेलल या कॉलिनियर होंगे तो वेक्टर A क्रॉस B बराबर जीरो होगा, या A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। याद रखोगे इस बात को? ठीक है। फिर इसके बाद इफ वेक्टर ए बराबर जीरो या वेक्टर बी बराबर जीरो देन ए क्रॉस बी बराबर जीरो होता है। अगर वेक्टर ए जीरो है या वेक्टर बी जीरो है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? सीधी सी बात है। बट इफ ए क्रॉस बी बराबर जीरो देन it is not necessary that either वेक्टर ए जीरो या वेक्टर बी जीरो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो ए क्रॉस बी का जीरो होना जरूरी है, लेकिन अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ए का जीरो होना या बी का जीरो होना जरूरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में बी कॉलिनियर या पैरेलल। हो सकता है वो कॉलिनियर हो या पैरेलल हो, तब भी तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही आता है ना? एग्जाम्पल देखो। ठीक है भाई, अब देखो वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी बराबर 2 दूनी 4i, 3 दूनी 6j 8k। देखो ध्यान से देखना, मुझे तो एक चीज दिखाई दे रही है, a1 अपॉन a2 1/2 बन रहा है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 बन रहा है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 बन रहा है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसका मतलब a क्रॉस b जरूर जीरो आएगा। इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल या कॉलिनियर हैं, मींस दोनों जीरो तो है ही नहीं। ए क्रॉस बी जीरो है ना, लेकिन ना ये जीरो ना ये जीरो। मैंने ये तो बात बताई, एग्जाम्पल दे दिया ना मैंने आपको एग्जाम्पल दे के दिखा दिया कि ना ए जीरो है ना बी जीरो है, बट ए क्रॉस बी जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल या कॉलिनियर है।
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जरा ध्यान से समझना और सोचना। जिन बच्चों का साइंस स्ट्रीम का बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत आसान है, और जिनका नहीं है उनके लिए थोड़ी मुश्किल बात है। ठीक है भाई? मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, तो इसकी लंबाई होगी ए का मैग्नीट्यूड और इसकी लंबाई होगी बी का मैग्नीट्यूड। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप में से कोई मुझे बता सकता है, किसी में हिम्मत है ये बात की बताने की कि इसकी हाइट क्या होगी? चलो ये एंगल भी बता दिया मैंने आपको, अब तो बता दो हाइट क्या होगी। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, और फिजिक्स में पढ़ी भी है, 10वीं क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ये होगी ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसकी लंबाई और साइन थीटा। कैसे, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एंगल थीटा है, ये लंबाई ए का मैग्नीट्यूड है। चलो मैग्नीट्यूड दे दो इन दोनों को। ठीक है? बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? ए का मैग्नीट्यूड बराबर साइन थीटा। तो मैं ये तो कहना चाह रहा हूं, ए के मैग्नीट्यूड को उधर भेज दो। गलत तो नहीं बोला मैंने? तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से समझना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट है, ये हाइट है, ये बेस है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और आप लोगों को ये बात बताई हुई है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप जो है इसको वेक्टर फॉर्म में बना के दे रहा है हमें। कौन सी फॉर्म में बना के दे रहा है? हालांकि इस एन कैप से हो कुछ नहीं रहा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये खुद में एक यूनिट वेक्टर है। ये खुद में एक, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बट फिर भी हम इस यूनिट वेक्टर को खत्म करेंगे, तो एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तो ये तो है ही ऑलरेडी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ये भी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही है, ये भी स्केलर फॉर्म में ही है। बर्बाद कौन हो जाएगा? ये। तो अब आप बताओ, ये और ये आपको सही दिखाई दे रहा है? तो इस हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का, आपको कोई ट्राइंगल दिया, उसकी दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे दिए, दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे दिए। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी पड़ोसी, एक यहां से ऐसे गई, एक यहां से ऐसे गई, ये पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो और हाफ कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया। इसी तरह अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, जैसे मान लो आपको पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी और डी, और आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं, कौन कौन से? बी ए और बी सी। तो एरिया क्या होगा? बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड, ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर पैरेललोग्राम है तो आगे हाफ नहीं लगेगा, ट्राइंगल है तो आगे हाफ लगेगा, क्योंकि भाई ट्राइंगल तो पैरेललोग्राम का आधा ही होता है, या नहीं? सही बोला ना मैंने? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। एक्सरसाइज 7.4। देखो जी क्या कहता है,
ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ए है आई माइनस 7j प्लस 7k। एक्सरसाइज 7.4 सवाल नंबर फर्स्ट। ए है आई माइनस 7j प्लस 7k और बी है 3i माइनस 2j प्लस 2k। 3i माइनस 2j प्लस 2k कहता है पहले ए क्रॉस बी निकाल के दो। लो भाई ए क्रॉस बी निकाल के दे देते हैं इसे हम। आई जे के 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 और 2 इज इक्वल्स टू आई, ये रो ये कॉलम माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस 14। सही किया क्या मैंने? फिर माइनस जे, ये रो ये कॉलम 2 एकम 2 माइनस का 21, फिर प्लस के, ये रो ये कॉलम माइनस का 2 और प्लस का 21। इसका तो खेल खत्म। वहाँ कौन आएगा? 19j प्लस 19k। अब मुझे क्या चाहिए? ए क्रॉस बी का अंडर रूट 19 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 19 रूट 2। लो जी, ये तो इतना सही सवाल था भाई। मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है या नहीं आता है? आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगला सवाल, दूसरा सवाल देखो क्या कहता है। हमें दे रखा है वेक्टर ए 3i 2j प्लस 2k। 3i प्लस 2j प्लस 2k। वेक्टर बी i प्लस 2j माइनस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k। फाइंड ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर बताओ परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर हो ईच ऑफ दोनों के a प्लस बी माइनस बी। तो a प्लस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। लेकिन आंसर कह रहा है यूनिट वेक्टर, तो उसे यूनिट वेक्टर बना देंगे बाद में। लो भाई, ये तो बहुत आसान बात थी। a प्लस बी डायरेक्ट को बोल दूं 4i 4j, a का खेल खत्म। a माइनस बी 2i, j का खेल खत्म 4k। अब परपेंडिकुलर टू बोथ, किस किस के परपेंडिकुलर चाहिए? a प्लस बी के भी और a माइनस, कहां से लाऊं, क्या करूं? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको c बोल दो, ऐसे बोल दो, लेट वेक्टर c बराबर, इसका नाम c रख दो। c जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। i j k 4 4 0 2 0 4। ये रो ये कॉलम 4 चौक 16 माइनस 0। ये रो ये कॉलम 4 चौक 16 माइनस 0 प्लस के। ये रो ये कॉलम 0 माइनस 8, 16i 16j माइनस 8k। ये हो गया आपका वेक्टर सी। अब हमें क्या चाहिए? सी कैप, वेक्टर सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। 16i 16j 8k अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो।